हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक मैं नया टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम्स को और भी क्रूशियल और यूनिक प्रिपरेशन में कन्वर्ट करके रख देगा। आज का जो टॉपिक होगा हमारा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को कवर करेगा और एक करंट अफेयर स्टैटिस्टिक्स दोनों को लिंक करेगा। और हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस में या फिर अगर किसी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट्स वाई ये जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम कुछ बढ़ें इससे पहले मैं एक कोड यूज करूंगा, जय जवान जय किसान। हमें पता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों को जो हम जानते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। हमें सभी को पता है कि नहीं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, जय जवान जय विज्ञान जय किसान का नारा किसने दिया। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है जय जवान जय किसान, और उसी में एक चीज़ और ऐड करेंगे, जय विज्ञान। बट हम विज्ञान को अभी कनेक्ट नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो जरूर थोड़ा सा लिंक करेंगे। यहाँ पे जब हम जय जवान जय किसान का नारा दे रहे हैं तो हमारे दिमाग में दो वर्ड्स गूंजते हैं। गूंजते क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमने कहा जय जवान जय किसान। किसान, यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, जवान आ रहा है और किसान आ रहे हैं। जवान को हम कहते हैं मिलिट्री या फिर हमारे जो फोर्सेस होती हैं। किसान मतलब जो हमारे फार्मर्स होते हैं, इनको लेकर। सबसे पहले मैं ये कोड बताऊं, शास्त्री जी ने ये कोड दिया था जब 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। हम ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, हम आज़ाद हुआ था हमारा देश। 1947 में आज़ाद हुआ था और पहला जनरल इलेक्शन 1952 में होता है। उसके बाद 15 साल 17 साल के अंदर हम 2 से 3 लड़ाइयाँ लड़े जिसमें हमने विजय स्थापित किया। बस एक लड़ाई को छोड़ कर के आज तक भी जितनी भी लड़ाइयाँ हुई सब में जीते हैं। बट एक ही जो रहा है यह हमारे लिए क्वेश्चन का मार्क 1962 का, जो चाइना इंडो चाइना वॉर हुआ था। 1965 में भी हम पाकिस्तान से वार लड़ रहे थे। उसी दरमियान हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ रहे थे, दूसरी तरफ हमारी एग्रीकल्चर जो है कि ड्रॉट सूखा जैसी परिस्थितियों से जूझ रही थी। हम 1947 में जब आज़ाद हुए तो हमारा एग्रीकल्चर, जिसको कृषि बोलते हैं हिंदी में, बहुत अच्छा नहीं था। इतना बुरा था, इस समय से इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम गेहूँ चावल दूसरे देश से मंगाते हैं। और उस दरमियान कोल्ड वार्स, जिसको हम कहते हैं शीत युद्ध, दो आइडियोलॉजिकल विचारधारा के बीच में जो हुआ था, और उससे हम कहीं ना कहीं परेशान थे। ऐसे तैसे करके जब हम आगे बढ़े, 1962 में चाइना का वार हुआ, उसमें हारे। और दैट टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको बहुत गहरा सदमा लगा। इसलिए नहीं कि हम हारे थे, इसलिए कि जो मित्र हो उस पर अगर विश्वास करे और वो विश्वासघात करे तो उससे जिसको सदमा लगता है, कहते हैं ना किसी को गोली से ज़्यादा बोली का असर पड़ता है, वही एक था कि 62 का वार हुआ। 2 साल 3 साल के बाद हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्सपायर होते 1964 में। दुविधा ये थी कि अब चुनाव करवाया जाए या फिर किसी को एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में बनाया जाए। तो उस समय सबसे मजे हुए जो प्लेयर थे, शास्त्री जी थे, उनको जो है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में बनाया गया। दूसरी तरफ यह भी हमने देखा कि उनकी कद काठी एकदम नॉर्मल थी। ऐसा नहीं कि 7 फीट 8 फीट या फिर कोट टाई बेल्ट वाले थे, बहुत नॉर्मल किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। और हमारे एक प्राइम मिनिस्टर सदमा लगा था, एक्सपायर हो गए थे, उनके बदले ये बने थे। नया नया देश आज़ाद हुआ था और बीच में कोल्ड वार भी चल रहा था। उसी दरमियान पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ और फूड क्राइसिस चली रही। तभी इन्होंने अपने देश की जनता, जनता में किसान, जो हमारे सोल्जर्स सैनिक थे, दोनों में जोश भरने के लिए एक स्लोगन दिया, जय जवान जय किसान। जय जवान यहाँ पे नारा इस कॉन्टेक्स्ट में है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको किसी भी हालत में हम जीत स्थापित करेंगे। दूसरी तरफ जो हमारे फूड सिक्योरिटी, जो खाने के लिए चावल और आटे की ज़रूरत थी, हम किसानों को मोटिवेट किए कि नहीं, आप प्रोड्यूस करिए, खुद आत्मनिर्भर बनिए। तो आज
आत्मनिर्भर भारत की बात है तो आज से नहीं है, हालांकि भले ही आज सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया जाए, हम जब आज़ाद हुए तभी से देश हमेशा आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ता गया। और फूड सिक्योरिटी तरफ बढ़ते हुए हमने 1966 और 67 में हरित क्रांति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, लाते हैं। और फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के पिता एम एस स्वामीनाथन को, एम एस स्वामीनाथन हाल ही में उनकी डेथ हो गई, वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। शायद भारत रत्न भी दिया गया इस साल 2023-22 का। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा कई चीज़ आज कवर करेंगे और उसमें हम कई चीज़ों को बड़े बारीकी से एनालिसिस करेंगे। हो सकता है कि हमारा लेक्चर कुछ चौड़ा भी हो जाए, खैर कोई बात नहीं, हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, लेक्चर चाहे ना बड़ा क्यों ना हो जाए। अब न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि पंजाब, हरियाणा, वेस्ट न्यूज के किसान आज से नहीं पिछले कई साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीच में रोक दिए। और प्रोटेस्ट जो ये कर रहे हैं उनकी कुछ डिमांड्स है। जब 2019 में इलेक्शन होने वाला था तो प्रोटेस्ट चल रहा था, काफ़ी दिन तक चला, महीनों तक चला। सरकार इनकी बात को मान ली, कहा कि आप प्रोटेस्ट को डिसकंटिन्यू करिए और हम आपकी प्रस्ताव प्रपोजल पे विचार जरूर करेंगे। उनमें से सबसे जो क्रूशियल था, एक था एमएसपी को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी को लेकर के था। गवर्नमेंट ने कहा हम कमेटी बना रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट के कुछ लोग होंगे और किसान फैमिली या किसान लीडर के रूप में भी कुछ लोग होंगे, और उसमें हम कंसल्ट करेंगे कि एमएसपी को क्या एक कानून के अंतर्गत लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। 2019 से लेकर के 2024 आ गया, अभी तक कोई क्लियर कट डिसीजन नहीं आया सरकार का। और दूसरी तरफ अब चुनाव भी आने वाला है, तो जो पंजाब के किसान हैं अपने प्रोटेस्ट को और अग्रेसिव या फिर थोड़ा सा तेजी किए हैं। अनुमान लगाया जाता है हो सकता है कि दिल्ली तक, क्योंकि दिल्ली चलो का नारा उन्होंने दिया। दिल्ली चलो नारा आज से नहीं, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से भी दिया जाता है। अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट या मॉडर्न इंडिया को पढ़ेंगे तो उसमें एक कोड आता है, दिल्ली चलो का नारा क्या है। यहाँ मॉडर्न इंडिया हम नहीं पढ़ रहे, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। टॉपिक यहाँ पे ये है कि जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनकी क्या स्थिति है और क्यों इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट क्यों उनकी डिमांड को डिले कर रही है। गवर्नमेंट डिले कर रही तो क्या रीजन है। दूसरी तरफ जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, एमएसपी को लीगल स्टेटस मांगने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उनका ओपिनियन है। और उनमें कुछ कमेटीज हैं, जैसे संजीव कमेटी, मैं स्वामीनाथन कमेटी, जो हमारे फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन रहे, उनकी जो कमेटी है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे सभी चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाऊं यहाँ पे लेकर के, यहाँ पे देख सकते हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फार्मर्स कुछ अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ अपनी चीज़ों को सड़कों पे फेंक रहे हैं। हमेशा आप सुनते होंगे कभी टमाटर, ओनियन, लहसुन, प्याज जो भी है, कभी भाव इनके आसमान के बराबर होते हैं, आसमान छूते हैं। कभी ऐसा आता है वो ज़मीन पे आ जाते हैं। कुछ समय पहले 2023 में हमने देखा कि टमाटर 200-250 रुपये किलो बिका। हम ऐसा भी देखते हैं प्याज भी बहुत महंगे होते हैं, और इस समय लहसुन भी देखेंगे बहुत महंगा, कॉस्टली होता है। इस सभी की कॉन्टेक्स्ट में हम आज चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम अपने डिस्कशन को एकदम पॉइंट टू पॉइंट लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमने बात किया जो टॉपिक में लेकर के, यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे ऐड ऑन करने चाहते हैं, ऐड करते हैं। सबसे पहले न्यूज में देखिए, जो न्यूज में है क्या, न्यूज में जो है क्या है, जो पंजाब है, जो पंजाब के फार्मर्स हैं, ठीक है, फार्मर्स वो कह रहे हैं जो एमएसपी है इसको आप ये लीगल स्टेटस दे दिए, मतलब कानून बनाइए, कानून बनाइए। तो आपके दिमाग में आएगा कि वास्तव में जो ये कानून है, क्या अभी तक इसको लीगल लीगल स्टेटस नहीं मिला है, या लीगल स्टेटस है या नहीं है। सबसे पहले हमें एमएसपी का बैकग्राउंड पता होना, क्या पता है, एमएसपी का बैकग्राउंड।
बैकग्राउंड, हम आपको कह दें कि नहीं लीगल स्टेटस देना चाहिए, तो आप एमएसपी का मतलब ही नहीं समझे, आगे कैसे आप अपना एडिशन करेंगे। देखिए, जब किसी चीज़ को आपको एडवांस लेवल पे लेकर के जाना होता है ना, तो सबसे बड़ी ज़रूरी होती है कि बेसिक चीज़। जैसे अगर आप घर बनवाते हैं तो आपकी नींव कितनी मजबूत है, वही डिसाइड करेगा आप कितने फ्लोर आप अपनी बिल्डिंग को बनाएंगे। ठीक है, नहीं तो 5 फीट जाने के बाद आपकी बिल्डिंग ढह जाएगी। तो इसलिए हम एमएसपी के बारे में बात करें। एमएसपी का सबसे पहले, एमएसपी का पूरा फुल फॉर्म है मिनिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम न्यूनतम समर्थन समर्थन मूल्य। आप फुल फॉर्म जान गए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों। ये हमारा पहला क्लियर होता है। दूसरी चीज, अब इसको कब किया गया एमएसपी को, ये आपका 1965 से ही चल रहा है। तो जब मैंने 1965 का डेट ये रखा है मैंने, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि इसी समय तो आपने ये भी बताया था, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको कहते हैं हिंदी में हरित क्रांति, शुरू हुई थी 1966 और 67 में। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, और इसके ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। इनकी एक डॉटर है सौम्या स्वामीनाथन, WHO में आज ये हेड के रूप में है। ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू होता है और इसी समय हम एमएसपी भी लाते हैं। अब एमएसपी एमएसपी वर्सेस एंड ग्रीन रेवोल्यूशन को हम पढ़ लें, फिर हम आगे लेकर के चलेंगे कि वास्तव में क्या है। हमने कह दिया ग्रीन एमएसपी का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, हिंदी में बोलते हैं, फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति फादर ऑफ, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। सवाल पूछा है फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, हरित क्रांति के पिता या जनक भारत में कौन है? तो आप ये कह सकते हो एम एस स्वामीनाथन। कब शुरू किया? 1966-67 के आसपास किया गया। जय जवान जय किसान का मतलब क्या, नारा किसने दिया था? एमएसपी का कंसेप्ट कब आया था? 1965 के आसपास ही आया था। और जो अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, पहले हम आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने कहा कि 1947 में हम इंडिपेंडेंस हुए, और फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा को लेकर के हम बहुत चिंतित थे। हम अमेरिका जैसी कंट्री से धान चावल चावल या फिर आटा इंपोर्ट करते थे, और वो हमारे साथ बार्गेनिंग करते थे, कहते थे आप अगर ये काम करेंगे हमारे साथ तब हम आपको गेहूं चावल देंगे। तो 1962 में इंडो चाइना रिवोल्ट होता है, हम हारते हैं। और 1964 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है। और इसी के बाद जो है कि क्या बोलते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरे बने, ठीक है, उनको जो बनाया गया, और कौन थे सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हमने किया था, तो उसके लिए आप जो है कि कमेंट बॉक्स में डालने, हमने कई बार भी आपके साथ डिस्कस किया। तो जब किया गया तो 1965 में, तो पाकिस्तान के साथ, ठीक है, पाकिस्तान के साथ हम वार लड़े, और उसी समय जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। वार के कॉन्टेक्स्ट में जवान का, ठीक है, शास्त्री जी ने दिया था, ओके का मतलब किसान, सिक्योरिटी को लेकर के दिया था। और 1966 एंड 67 में हम ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया, एम एस स्वामीनाथन के थ्रू करते हैं। और देखते ही देखते 1970 तक, या याद रखिए पिछले अगले 5 साल के अंदर ही हम जो फूड सिक्योरिटी थी उसको कवर कर लिए, और हम विदेशों से जो मंगाते थे उसको बंद कर दिए। क्या नहीं भाई, हम अपने आप से ही इतना उत्पादन कर ले रहे हैं कि हमारे देश में जितनी जनसंख्या है उनको जो कि हम खाना उपलब्ध कर रहे हैं। तो इस वजह से आज की डेट में अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ, आज की डेट में कॉन्टेक्स्ट ये है कि आज की डेट मतलब 1965 से लेकर के 2024 से भी आज हम इतना प्रोड्यूस करते हैं
प्रोड्यूस करते हैं क्या, व्हीट एंड राइस, कि हम खुद तो खाते ही हैं और भी कंट्री को भेजते हैं। ये बात याद होना चाहिए। ये भारत की एग्रीकल्चर फार्मर्स का सबसे बड़ा ये जो है कि अपॉर्चुनिटी रही है। तो उनको जो है कि शाबाशी देना चाहिए, उसमें जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं उनको भी, कि उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर किया। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जनरली ये फोकस था जो फूड सिक्योरिटी थी उसको ले। फूड सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा आपका व्हीट प्लस राइस, राइस को हम ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे। तो इस वजह से, ठीक है, तो इस वजह से हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू, ठीक है, तो इस वजह से हम ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हम व्हीट एंड राइस, व्हीट एंड राइस को ज़्यादा फोकस किए। और जो ये एरिया थी, हालांकि इसका कुछ नेगेटिव आउटकम भी रहा है, बट हम कुछ चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये एरिया जो फोकस था, पंजाब था, हरियाणा था और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये 3 एरिया जो थी मेजर, ये हमने बात की, ठीक है। और इतना प्रोड्यूस किए कि हम सेल्फ डिपेंडेंस ही नहीं रहे, दूसरे कंट्री को एक्सपोर्टर के रूप में उभर करके हम सामने आए इस चीज़ को। कुछ निगेटिव पॉइंट्स थे, उनको हम अलग से कभी कवर करें। तो जब हम 1966 एंड 67 में शुरू किए, तो उसी दरमियान एक जो है कि चैलेंजेस जो आया निकल करके ग्रीन रेवोल्यूशन से, कि फार्मर्स जो किसान थे, फार्मर्स थे, वो कहीं ना कहीं घबराहट में थे कि चलो हमें ज़रूरत है हमारे परिवार को 10 किलो की, हम 50 किलो प्रोड्यूस कर लें, ठीक है। तो वो 40 किलो जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए हैं, जो ज़्यादा हम उत्पादन कर दिए, वो कौन लेगा, कैसे लेगा, ये बड़ी चिंता की बात, ठीक है। तो फार्मर्स को गवर्नमेंट ने एक प्रॉमिस किया, ठीक है, प्रॉमिस किया, वादा किया कि ऐसा है कि आप जितना उत्पादन कर सकते हैं उतना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। जो आप के खाने पीने आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बचेगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरप्लस, उसको गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद लेगी, ठीक है। जैसे फिर से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के साथ। जैसे मान लीजिए किसान है, ये फार्मर्स हैं, इनको 10 किलो, ठीक है, किसकी, वीट एंड राइस, वीट और राइस की ज़रूरत है, और ये प्रोड्यूस कर लेते हैं 50 केजी, ठीक है। तो जो ये 40 केजी जो ज़्यादा है, तो उसको गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑन एमएसपी पे खरीद लेगी। अब एमएसपी का मतलब ये है, एमएसपी सपोज करिए 50 केजी राइस एंड या वीट प्रोड्यूस करने पे इनका पूरा टोटल मान लीजिए 500 रुपये आ गए, ठीक है, 500 रुपये आ गए। तो सरकार कहेगी ठीक है, अब 500 रुपये आ गया, हम आपको 750 रुपया दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 250 रुपये आपकी मेहनताना या फिर आपको प्रॉफिट दिया जा रहा। 500 लागत आई, 750 बेनिफिट कितना हो गया, 250 रुपये का। तो ये 250 प्रॉफिट के रूप में किसान को मिला, तो किसान खुश होंगे, कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो मिल रहा है, राइट। तो ये एमएसपी का कॉन्सेप्ट करिए। तो उस समय 1965 के दशक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉमिस कर, ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, ठीक है, ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया, हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ी, और बढ़ा, फर्टिलाइजर का, सीड की जुताई का, पानी का, लेबर का, सबका बढ़ता गया। तो उसी आधार पे गवर्नमेंट, ठीक है, एमएसपी को भी बढ़ाती गई, ठीक है। जैसे अब इस समय क्या है, पूरे इनके आउटकम का 50% ज़्यादा बढ़ा करके मिलता है। जैसे हमने कहा ना,
कि 500 रुपये इनका कॉस्ट आ गया, ठीक है, 500 रुपये पूरा कॉस्ट आ गया इनका। तो सरकार इनको खरीद करके, जैसे 50 kg इनको प्रोड्यूस करने में 500, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो सरकार इनको 750 रुपये दे देगी, 750 रुपीज़ देगी, क्योंकि 50 रुपये। और ये जो रिकमेंडेशन है 150, मतलब इसको कहा जाता है 50% प्लस टोटल कॉस्ट का दिया जाता है। तो ये चीज़ इन्होंने किया, और इस आधार पे ये जो है MS स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया जाता है। बात समझ गए? इस चीज़ को जो हमने बताने की कोशिश किया कि नहीं आगे क्या है, कैसे है और क्या करना चाहिए। हालांकि इस कॉन्टेक्स्ट में ये भी देखा जाता है कि सरकार ने भी ये तो कमेटी बनाई ही थी, इसके अलावा और भी कुछ कमेटी बनाई गई हैं, ठीक है, और भी कमेटी बनाई गई है। जैसे मान लीजिए किसानों को लग रहा है कि भाई धान गेहूं में बहुत फायदा है, तो उसका खेती ज़्यादा करें, लेकिन पर्यावरण इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ उसका नुकसान भी होता है। जैसे धान में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है, और उसके बाद गेहूं है, उसको बहुत फर्टाइल उत्पादन करने के लिए जो मिट्टी होती है बहुत अच्छी होनी चाहिए, इस कॉन्टेक्स्ट में लेकर। तो कमेटी बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई जिसको कहते हैं संजय अग्रवाल कमेटी बनाई गई, ठीक है, बनाई गई संजय अग्रवाल कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी, और इसने कुछ एक डिफरेंट, ठीक है, एक डिफरेंट रिकमेंडेशन दिया था, इस रिकमेंडेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। रिकमेंडेशन का मतलब होता है सुझाव। जैसे देखिए रिकमेंडेशन का मतलब होता है सुझाव, एक अलग तरीके का सुझाव दिया था। उसने कहा कि दो इसका मेजर, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दो जो कि बहुत ही डिफरेंट। पहली बात इन्होंने कहा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, तो आपके दिमाग में आएगा डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप का मतलब होता है दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेना बड़ा जरूरी है, ठीक है, क्रॉप का मतलब होता है फसल होता है, और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब विभिन्नता होती है ना, क्या होती है, विभिन्नता होती है या भिन्नता। तो मतलब जैसे मान लीजिए आप राइस की खेती करते हो, राइस का मतलब पेडी की खेती करते हैं, तो आपकी लागत आती है 100 रुपये, आपको बेनिफिट होता है 50 रुपये का, मतलब 150, ठीक है। तो आप ऐसा कम करिए, क्योंकि इसमें वाटर पानी की बहुत ज़रूरत होती है, और पानी की जब ज़रूरत होती है दोस्तों, तो इस वजह से ऐसे फसल की आप काम करिए जिसमें पानी की ज़रूरत कम पड़े, जैसे बाजरा या रागी, या फिर अदर कोई जो है कि फसल आप यूज करिए जिससे पानी कम लगेगा। मतलब एक जो आप यूज कर डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विभिन्नता का मतलब हो गया, एक आप धान की करें, धान की जगह आप गेहूं का कर लीजिए, सरसों का कर लीजिए, या फिर किसी और फसल का यूज करें, तो उससे क्या होगा, पानी की बचत होगी। पहली चीज ये हो गई, इन्होंने ये करा। और दूसरा ये भी इन्होंने कहा था जीरो बजट जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग। जीरो का मतलब शून्य हो गया, बजट का मतलब लागत, शून्य लागत के आधार पे खेती करना। तो आप कहेंगे कैसे शून्य लागत पे खेती की जा सकती है? जैसे मान लीजिए आप क्रॉप्स में क्या करते हो, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, फर्टिलाइजर जैसे यूरिया है, फास्फोरस, पोटास, जो भी है, इसकी जगह आप केमिकल फर्टिलाइजर की यूज करते हैं, और उसकी जगह आप जो है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करिए, ऑर्गेनिक का यूज करिए। ऑर्गेनिक मीन्स ये हो गया जैसे घर का कूड़ा करकट गोबर जो भी है उसको डिकम्पोज करवा करके फिर यूज करिए, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। और जो खेत से निकलता उसी को एज ए फर्टिलाइजर के यूज में करिए, एक्स्ट्रा मनी मत लगे।
ये दो रिकमेंडेशन है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग। जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग का मतलब यही होता है कि लागत आपका एकदम जीरो लगे, जो लगे वो उसी में से लगे, एक्स्ट्रा ना देना चाहिए चीज को लेकर के। तो संजय अग्रवाल की एक कमेटी ने इस चीज को लेकर के जो कि सजेशन दिया था। और दूसरी चीज ये है कि अब हमें अपने पॉइंट्स पे आना चाहिए। हालांकि बैकग्राउंड ले लिया, पॉइंट्स पे यहाँ पे यह मानना है मेरे दोस्तों कि जो पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट्स पे तो दर्ज देखिए, अब एडवांस लेवल पे चल रहे हैं। अब एडवांस लेवल पे जो एमएसपी है सॉरी, एक मिनट हमें दे दीजिए। ठीक है, जो एमएसपी है ये कौन डिक्लेयर करता है? तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। दूसरी चीज एमएसपी को सीएसीपी एक कमीशन है, ये सजेशन देता। और एमएसपी जो है ये कितने फसल को दी जाती है? तो ये 23 क्रॉप्स हैं उनको दी जाती है। और एमएसपी पे प्रोक्योर कौन करता है? प्रोक्योर कौन करता है? तो एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको लेता है। आपके दिमाग में एफसीआई क्या करती है? फिर इसको ये स्टोर करती है। ठीक है, क्या करती है? स्टोरेज करती है, स्टोर करती है। तो अब आपके दिमाग में ये आएगा, चलो अच्छा स्टोर कर लेती है, तो स्टोर करने के बाद क्या करती है? रख के सड़ाती है या फिर किसी को देती है? तो ये क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किसको? जो पुअर लोग हैं। कौन है? जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं जो उनको दिया जाता है। आपके दिमाग में आएगा भैया ठीक है गरीबों को दिए, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो सरकार है फायदा कमाने के लिए नहीं बनी होती है, लोगों का कल्याण करने के लिए। हालांकि वो अलग बात है कि आज की पॉलिटिकल पार्टी वो अपना कल्याण कर रही है, अपना लीडर अपना कल्याण कर रहे हैं, वो अलग चीज है, गवर्नमेंट करती है। तो पुअर को किसके थ्रू दिया था? पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब गांव में होंगे एपीएल बीपीएल का जो चलता है, 5 किलो राशन बनता है, बायोमेट्रिक टेस्ट लगता है, फिर आपको राशन आता है। तो ये जो है कि आपका पीडीएफ के थ्रू दिया सिस्टम। समझ गए? एमएसपी कौन डिक्लेयर करता है? सीएसीपी। ठीक है, और इसको प्रोक्योर एफसीआई करती है, स्टोर करके इसको पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती है। और ये जो पीडीएस है ये आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत मेंशन किया गया है, उसके अंतर्गत कर। और ये पीडीएस के थ्रू ऐसा एक डाटा बता रहा है, ये डाटा ये कह रहा है कि 75% रूरल पॉपुलेशन जो गांव के लोग हैं उनको, और 50% जो जनसंख्या अर्बन या जो शहर में रहती है उसको पीडीएस के थ्रू दिया जाता है। 5 किलो, ठीक है, 5 kg पर मंथ। और इसमें 2 रुपये, ठीक है, 2 रुपये पर केजी के हिसाब से वीट एंड 3 रुपये पर केजी के हिसाब से राइस। हालांकि अब तो और भी आइटम मिलते हैं, चीनी दाल चावल जो भी मिलता है, जनरली ये पीडीएस के थ्रू यही प्रोसेस है। इस बात को समझ। तो हमने कहाँ से शुरू किया था? एमएसपी से लेकर के हम आ गए आपका पीडीएस, गेहूं चावल तक के बीच में आपका सीएसीपी एफसीआई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इस चीज को लेकर। तो अब हमारे लिए यह भी चैलेंजेस है। चलो एमएसपी को हमने कहा था 23 ऐसी फसलों को दिया जाता है, कुछ खाने वाली होती है, कुछ व्यावसायिक होती हैं, कुछ तेल होते हैं, उन पे दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें सबसे पहले
यह देखना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी फसल है जिनको हम एज ए एमएसपी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कानून तो यही कह रहा है भाई, आप जो सरकार कर रही है, कह रहे हैं कि भाई कि हम आपको लीगल राइट देंगे, जो किसान है वो कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, इस पे लॉ बना दीजिए इस चीज़ को लेके। तो अभी तक जो एमएसपी दिया जाता है, कौन कौन सी फसलों को दिया जाता है, 23 क्रॉप्स एमएसपी। अब देखिए 23 फसल हैं, उनमें से 7 ऐसी हैं जो सेरल है। सेरल मतलब ये हो जो अनाज होते हैं, क्या होते हैं, अनाज जो खाया जाता है। जैसे पेडी मतलब राइस ले लेते हो या फिर धान, वीट गेहूं, आटा, मैज, बाजरा, ज्वार, रागी, बार्ले, ये 7 क्रॉप्स हैं। और 5 जो है कि दालों को दिया जाता है, जिसको पल्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्सेस, और हिंदी में दाल बोला जाता है। वो दाल क्या है, जैसे चना की दाल है, तूर अरहर हो गई, उड़द की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल। के बाद जो 7 तेल ऑयल ऑयल सीड होती है, जैसे सरसों का तेल है, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसम, सेफ्लोर एंड नाइजर सीड, ये 7 हो गए। और 4 कॉमर्शियल क्रॉप्स को दिया जाता है। ठीक है। अब ग्राउंड नट्स जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स की, तो इसमें आपका कॉटन हो गया, ठीक है, जिसको कपास बोलते हैं हिंदी में, शुगर कैन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, कोपरा, कोपरा वही नारियल का जो है, जो कॉमर्शियल क्रॉप में आती है, ठीक है, कोपरा, कोपरा हो जाता है, कोपरा में नारियल होता है। और रॉ जूट हो गया, जूट का जो कच्चा माल होता है उनको। लेकिन ये लीगल स्टेटस नहीं है, कोई कानून के अंतर्गत नहीं दिया जाता। लेकिन ये जो शुगर कैन है, ये एक कानून के अंतर्गत दिया जाता है। उसको एमएसपी के रूप में नहीं देखते हैं, उसके कहते हैं फेयर एंड न्यूमरेटिव प्राइस, ठीक है, 2008-9 से। लेकिन 2008-9 से पहले एफआरपी को जानते थे एसएमपी, जिसको कहते हैं स्टेटरी मिनिमम प्राइस, ठीक है, एक्ट के अंतर्गत। और ये जो आपका शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर 1966 को अंडर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत हम मेंशन करते हैं, राइट। तो ये हमने एमएसपी, कितनी एमएसपी हैं इनके बारे में बात किया। और दूसरी तरफ जो सीएससीपी है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। ये क्या करती है, ये एक तरह का स्टेटरी बॉडी है, मतलब एक्ट के अंतर्गत मेंशन की गई है। ये 1965 से इस्टेब्लिश की है। और ये एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को अनाउंस करती है, रिकमेंडेड करती है। ऐसा नहीं है कि इसके डिसीजन से, ठीक है, गवर्नमेंट को बाध्यता है, गवर्नमेंट चाहे मान ले या नहीं मान ले, सभी चीज़ें जो है कि आपका सरकार डिसाइड करती है। और ये एक तरह का रिकमेंडेटरी बॉडी है, और ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। अब इसके बाद अगर कुछ देखते हैं और है कि नहीं है, यहाँ पे जो नेशनल फूड सिक्योरिटी की बात हमने कहा, पीडीएस दिया जाता है, इसको 2013 में पास किया गया। और ये आपका लीगल राइट दिया, राइट टू ईट एज ए लीगल राइट। और दूसरी जब प्रियोरिटी हाउस होल्ड को देती है 5 kg पर मंथ, 2 रुपये kg वीट एंड 3 रुपये kg वाइट, जो कि राइस को देती है। ये था हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया। जो पंजाब है, जो पंजाब है वहाँ के जो फार्मर्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसके लिए, लीगल राइट, ठीक है, लीगल राइट किसके लिए, एमएसपी को लेकर के। ये आज से नहीं, 2018 से ही चल रहा है लेकर के। तो हमने एमएसपी को बात किया, फिर इसका सीएसीपी की बात की, एफसीआई की बात किया, पीडीएस की बात किया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात किया, और ग्रीन रेवोल्यूशन की बात किया। मुझे उम्मीद है जो मैं बताना चाहता था उसको आप ज़रूर समझे होंगे। कोई अगर पॉइंट्स ना समझ में आए कमेंट में डालिए। जब तक आप पूरा लेक्चर नहीं सुनिएगा तब तक नहीं चीज़ें समझ में आएंगी, तो लगा क्या पढ़ा रहा है।
लेकिन मैं इसलिए ऑनलाइन पे ये सब लेक्चर डालता जिससे आपका प्रिपरेशन और यूनिक हो, और ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरी चीज़, लास्ट में एक चीज़ और, कि अगर आपको यह चीज़ रियलाइज हो कि नहीं आपको बेसिक नहीं आ रही है समझना है, तो नो डाउट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स हम चला रहे हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद।